हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं अल्पसंख्यक के बारे में, हम माइनॉरिटीज के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो आर्टिकल है हमारा, जो हमारा एक्ट है 1992 के थ्रू, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीजें दी गई हैं अल्पसंख्यकों को लेकर के। ठीक है, और इसके अंदर हम आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 350 बी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और आपको हम माइनॉरिटीज के बारे में बताते हैं। तो हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि धार्मिक और भाषाई समुदायों की अल्पसंख्यक स्थिति राज्य निर्भर है। यानी कि ये राज्य ही हमारा तय करेगा कि जो हमारी जो धार्मिक में, मतलब धर्म के अकॉर्डिंग और भाषा के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कौन कौन से लोग जो है हमारे अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं। ये जो स्थिति है ये हमारी राज्य पर निर्भर करती है। अच्छा, इसके संबंध में जो संबंधित याचिका है उसको भी देख लेते हैं कि याचिका क्या थी। कि शिकायत ये की गई थी कि लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, पंजाब और उत्तर पूर्वी राज्यों में यहूदी, वहाबी तथा हिंदू धर्म के अनुयायी वास्तविक अल्पसंख्यक हैं। हालांकि वे राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक की पहचान न होने के कारण अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनका प्रशासन नहीं कर सकते हैं। यहाँ हिंदू जैसे धार्मिक समुदाय सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से गैर प्रमुख और कई राज्यों में संख्या में न्यून है। अब इस पर निर्णय क्या हुआ, ये भी हम देख लेते हैं कि निर्णय हुआ कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है। जाहिर सी बात है कि हर राज्य में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उसके हिसाब से क्या हो सकता है, कोई ना कोई अल्पसंख्यक हो ही सकता है। एक मराठी अपने गृह राज्य महाराष्ट्र के बाहर अल्पसंख्यक हो सकता है। अगर कोई महाराष्ट्र का निवासी है तो अगर वो किसी और राज्य में जाकर निवास करता है तो जाहिर सी बात है वो अल्पसंख्यक ही कहलाएगा, अगर वो अपने गृह राज्य महाराष्ट्र के बाहर रहता है तो। इसी तरह एक कन्नड़ भाषी व्यक्ति कर्नाटक के अलावा अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक हो सकता है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि एक धार्मिक या भाषाई समुदाय जो किसी विशेष राज्य में अल्पसंख्यक है, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने के अधिकार का दावा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक कौन कौन है, जरा इस पर भी ध्यान देते हैं कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 1992 की धारा 2C के तहत अधिसूचित समुदायों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है। ये पॉइंट काम का है, इसे याद रखिएगा। टी एम ए पाई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 11 न्यायाधीशों की बेंच के फैसले, जिसने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान राष्ट्रीय स्तर के बजाय राज्य स्तर पर की जानी चाहिए, के बावजूद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम अधिनियम 1992 की धारा 2C में अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र को बेलगाम शक्ति दी है। वर्ष 1993 यानी कि 1993 में पहला सांविधिक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया था और 5 धार्मिक समुदाय, जो 5 धार्मिक समुदाय हैं हमारे, कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत, हमारे मुस्लिम आते हैं, ईसाई आते हैं, सिख आते हैं और हमारे बौद्ध भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये रहे हमारे बौद्ध और ये पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था। ये मामला था हमारा कब का था, ये था 1993 का था। वर्ष 2014 में जैनियों को भी, जैन लोग हैं जो, उनको भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, आपको बता दें कि अल्पसंख्यक लोग जो होते हैं या तो वो किसी धार्मिक मामले में या भाषाई बोलचाल में औरों की अपेक्षा यदि उनकी संख्या कम है और धर्म या धर्म के अकॉर्डिंग, तो वो अल्पसंख्यक में ही गिने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रही अल्पसंख्यक की परिभाषा। अब देखिए अल्पसंख्यकों हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, जरा उन पे भी नजर डाल लेते हैं। जो हमने अभी आर्टिकल 29, 30 और 350 के बारे में जो पढ़ा है उस पे भी देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहला अनुच्छेद हमारा 29 है, तो देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 29 कहता है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी कि जो
हाँ, धर्म के साथ साथ भाषा को भी ये सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि इस अनुच्छेद द्वारा केवल अल्पसंख्यक तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद में नागरिकों के वर्ग, ठीक है, इस अनुच्छेद में क्या है कि नागरिकों के वर्ग शब्द के प्रयोग में अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक भी शामिल हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक में तो वो सभी आ जाते हैं जो भाषा और लिपि और संस्कृति के हिसाब से भिन्न भिन्न है एक दूसरे से, पर इसमें बहुसंख्यक की बात भी कर दी गई है जो कि नागरिकों के एक वर्ग से संबंधित है। ये हमारा आर्टिकल 29 के अंदर आता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के तहत सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों यानी कि धार्मिक या भाषाई तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग अनुच्छेद 29 के तहत नहीं है। अनुच्छेद 350 बी की बात करें, 350 बी, तो इसके अंतर्गत क्या आता है हमारा कि 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 यानी कि 1956 ने इस अनुच्छेद को सम्मिलित किया जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। इस विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा, विशेष अधिकारी कौन, हमारे राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, तो इनका क्या कर्तव्य होगा कि वह संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करे। तो ये जांच करने का जो अधिकार दिया गया है हमारा किसके पास है, हमारे राष्ट्रपति जी के पास है। ठीक है, तो ये हमने अल्पसंख्यक से संबंधित आज हमने अनुच्छेद 29 यानी कि आर्टिकल 29, अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30, ठीक है, अनुच्छेद 350 बी यानी कि आर्टिकल 350 बी के बारे में आज हमने इस वीडियो में चर्चा की। उम्मीद करती हूँ आपको माइनॉरिटीज के विषय में जितनी भी इंडिया में या फिर हमारे कोड के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारे इसमें जो चीजें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और माइनॉरिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू दी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।